स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला 2.0 में। और जीके की सीरीज चल रही है लूसेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी एएलपी या फिर आप बोल लीजिए एमटीएस एग्ज़ाम या फिर भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है? विश्वेश्वरैया, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला या पट्टाभी सीतारमैया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। कब लिखी थी? 1934 में ये पुस्तक एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और यहाँ पे 10 ईयर प्लान के बारे में बताया गया था। ये भी पूछा जाता है कि कितने ईयर प्लान का जिक्र था? 10 ईयर प्लान। जैसे कि पहले भारत में 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो अभी 10 वर्षीय योजना के बारे में 1934 में विश्वेश्वरैया ने लिखा था। इसी के साथ आपको एक और बता दूं कि 5 ईयर प्लान अब बंद हो चुका है और उसके जगह पे नीति आयोग आ गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग ने अब जो है 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया है और अब 15 ईयर प्लान शुरू हो गया है। और ये भी पूछा गया है टीसीएस के द्वारा एसएससी में कि अब कितने ईयर का प्लान है, तो 15 ईयर का प्लान है। तो सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चिली, चीन, पेरू या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आप अपने लेवल पे इसका आंसर करने का कोशिश करेंगे, आप फिर देखेंगे कि जवाब सही मिल रहा है कि नहीं आपका। देखिए ये जो चिली है ये तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि नंबर 1 पे है। अगर सेकंड की बात करें तो पेरू है और थर्ड की बात करें तो चीन है। तो ये आपको याद रखना है, चिली जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, टीसीएस आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार की अवधारणा से ली गई, किससे ली गई? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए या रूस से ली गई? तो आपको हमेशा याद रखना है कि अमेरिका जो है अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहता है। तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। एक और चीज़ पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जो है पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है फंडामेंटल राइट जो है इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो ये भी आप याद रखेंगे। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? रॉक पेंटिंग, बौद्ध प्रतिमा, खनिज या सोन नदी के उद्गम के लिए? क्यों प्रसिद्ध है पूछा जा रहा है, तो ये जो प्रसिद्ध है ये है रॉक पेंटिंग के लिए। भीमबेटका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पाई जाती है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अल नीनो में उत्पन्न होता है। अल नीनो कहाँ उत्पन्न होता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर? तो पहले जान लें कि अल नीनो है क्या। तो जो अल नीनो है वो गर्म जल धारा है, ये पूछा भी जाता है, गर्म जल धारा है। अच्छा ये उत्पन्न कहाँ होता है? तो आप गेस करने की कोशिश करेंगे, ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जल धारा है। अच्छा ये साउथ अमेरिका के एरिया में भी उत्पन्न होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। साउथ अमेरिका, अमेरिका का साउथ हिस्सा में भी उत्पन्न होता है। सहायक संधि के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। तो किसके शासनकाल के दौरान? कर्नवालिस, वेलेजली, सर जॉन सेर या लॉर्ड ऑकलैंड? किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के दौरान सहायक संधि लागू किया गया था। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि जो है सबसे पहले किसने अपनाया था? तो पहले अपनाने वाले जो थे वो एक फ्रेंच गवर्नर थे, और उनका नाम क्या था? फ्रेंच गवर्नर थे लॉर्ड डुप्लेक्स, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और बात है कि लॉर्ड वेलेजली का काल भी पूछा जाता है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 1798 से लेकर 1805 तक ये जो थे भारत के गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। और फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने सबसे पहले सहायक संधि का प्रस्ताव लाया था। दी गई नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा जा रहा है। बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा? कौन सी नहीं है? तो पहले जान लेते हैं कौन सी है। बेतवा है, हाँ जी है, चंबल है, केन है। तो ये तीनों है। और ये प्रश्न ऐसा है कि आप अपने ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ रामगंगा, तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में जो है ये
नदी निकलती है, उत्तराखंड से ये नदी बहती है। तो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, उत्तराखंड से बहती है। और बेतवा, चंबल, केन यमुना की सहायक नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। एनटीपीसी बोल लीजिए या ग्रुप डी बोल लीजिए, सब में पूछा गया आने वाला ये प्रश्न है, रेलवे का फेवरेट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम घनी आबादी वाला था, तो कौन सा था इन तीनों में से? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट जो है लक्षद्वीप पे क्लिक कर देते हैं। मैंने भी जब ये प्रश्न पूछा था तो लक्षद्वीप पे ज़्यादातर लोगों ने क्लिक किया था, लेकिन होगा अंडमान और निकोबार। क्यों होगा? क्योंकि देखिए लक्षद्वीप तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा है, कावरत्ती इसकी राजधानी है, जबकि अंडमान एक बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसलिए लक्षद्वीप की जनसंख्या ज़रूर कम है, लेकिन घनत्व तो कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। और अंडमान निकोबार काफ़ी बड़ा है लक्षद्वीप के मुकाबले, तो इसलिए अंडमान और निकोबार का सबसे कम घनी आबादी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जवाब अब आप समझ गए होंगे और ये आप एग्ज़ाम तक नहीं भूलेंगे, अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। अगला देख लीजिए, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गेस कीजिए कौन हो सकता है। आप लोग में से कई सारे लोग इन तीनों में से एक देश को सोचेंगे कि कोलंबिया है, जिम्बाब्वे है या मलेशिया, लेकिन सही जवाब हो जाएगा अपना प्यारा भारत। जी हाँ, अपना प्यारा भारत जो है केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ तक कि 30 मिलियन टन का उत्पादन हो चुका है भारत में, जो रिकॉर्ड था। और इसके बाद क्या बताएं तो इसमें से एक भी देश नहीं आता। भारत के बाद जो है चीन है, फिलीपींस है, इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है, इनमें से एक भी देश यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो भारत के बाद इन सारे देशों का नाम आता है, आपको याद रखना है। अपना प्यारा देश भारत केले के उत्पादन में एक नंबर है। धौलावीरा देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 2022 में बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, गुजरात में है। और धौलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ये है, पहला। दूसरा बात यह है कि इसे यूनेस्को का रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। क्यों, कब? 27 जुलाई 2021 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर के अनुसार। और तीसरा बात है कि धौलावीरा है क्या, तो ये जो है हड़प्पा स्थल है, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कच्छ में है, यूनेस्को ने 2021 में रामसर साइट घोषित किया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और ये एक हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में है, स्थित है धौलावीरा। संविधान में भाषण की अभिव्यक्ति देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसको घुमा के ये भी पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण, या फिर कई बार पूछा जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता। रेलवे में पहले पूछा जाता था बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो है प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी 2021-22 में जो हुआ था एनआरए वगैरह, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल चर्चा में था। आर्टिकल 21, 19, 14 या 22 कौन सा है? आप आराम से बता पाइएगा कि हमारा अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता बोल लीजिए, बोलने की स्वतंत्रता बोल लीजिए, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर बोल लीजिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें जेएनयू में भी जो हुआ था उसके अंदर भी इसको बार बार जिक्र किया गया था, अनुच्छेद 19 का। उसके बाद आपका एनआरए वगैरह जो लागू हुआ था उसमें भी आर्टिकल 19 का ही वर्णन था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 19। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत में टोटल कितने हैं मौलिक अधिकार? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन कौन सा है? समता है, स्वतंत्रता है, शोषण है, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक शिक्षा का अधिकार। देखिए समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, संस्कृति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? देखिए पूछा जा रहा है राज्य सरकार, केंद्र सरकार का अलग होता है, राज्य सरकार का अलग, ये आपको याद रखना है। तो राज्य सरकार कौन है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या महालेखा परीक्षक। तो आप आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं इन तीनों के बीच, क्योंकि ये तो एक अलग हो गया, कैग के बारे में पूछा रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, महालेखा के बारे में बोला जा रहा है। तो इन तीनों में से कौन होगा? तो इन तीनों में से याद रखना है महाधिवक्ता होगा, ठीक है। अब महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी न्याय से संबंधित है, तो ये कहाँ होता है? ये सेंट्रल में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो केंद्र सरकार का जो है कोई लीगल एडवाइज़र जो है वो है महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल जो है एजी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। जबकि राज्य में है जो महाधिवक्ता, तो वक्ता जो है वो राज्य में है, न्यायवादी केंद्र में है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। महेश्वर भारत की बेहतरीन हथकरघा कपड़े परंपराओं में से एक है। महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो देखिए महेश्वरी जो कपड़ा है वो बहुत अच्छी साड़ियों के लिए जाना था। क्यों? कॉटन की साड़ी यानी सूती साड़ी और सिल्क साड़ी जो है महेश्वरी साड़ियों की विशेषता है, इस पर कढ़ाई का काम रहता है। तो ये कहाँ है? ये एक महेश्वरी साड़ी जो है महेश्वर नाम के एक शहर के नाम पे आधारित है। और इसमें मैंने देखा है कि जब ये प्रश्न मैंने पूछा था तो 60% बच्चों ने गलत जवाब दिया था, क्योंकि सबने महाराष्ट्र पे क्लिक किया था महेश्वर से, लेकिन ये सही नहीं होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र गलत है, मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश में महेश्वर है, जहाँ महेश्वरी की साड़ी पाया जाता है और सूती और सिल्क कपड़ों से बनी होती है। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? मीर बख्शी बोल लीजिए, मीर बकी बोल लीजिए। ये क्या था? किसानों पे कर लगाना, आय व्यय का लेखा जोखा, न्याय या सैन्य विभाग। तो जो मीर बकी था ना, वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। और सेना में किसका प्रमोशन किया जाना है, किसको ऊपर भेजना है, किसको किस कौन सा काम देना है, और किस तरह से नियम बनाना है और स्ट्रेटेजी जो होती थी, वो सब मुगल काल में मीर बख्शी ही देखता था। तो ये आपको याद रखना है, मुगल काल में मीर बख्शी का ये महत्वपूर्ण योगदान रहा सैन्य विस्तार के लिए। किस नदी की सहायक नदी जांस्कर है? किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, सिंधु या व्यास? सही जवाब गेस करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, सिंधु है। तो ठीक है, जांस्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की है। और ये कहाँ बहती है? ये लद्दाख के एरिया में बहती है। लद्दाख होता है। और भारत के हिमालय की बात करें तो पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है, और ये लद्दाख के एरिया से बहते हुए सिंधु की सहायक नदी है। और ऐसा बोला जाता है कि सिंधु में लगभग आधे जल का हिस्सा जो है वो जांस्कर नदी से ही मिलता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंधु नदी के लिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित है। किससे संबंधित है पूछ रहा है। जीवाश्म ईंधन, CO2 उत्सर्जन समन, ग्रीन हाउस गैस या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं बहुत ही कम ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा जब भी किसी परीक्षा में, और कोशिश कीजिएगा कि इन तीनों में से ही आपका कोई एक आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है? आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा बता दे रहा। UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या किया गया था कि जापान में एक शहर है क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या क्या कहा गया था कि तापमान को, जो विश्व का तापमान है, उसे बढ़ने से रोकना है। और उसी के अंतर्गत जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी की बात की गई थी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो इतना अच्छा से पढ़ लेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप एग्ज़ाम तक ना भूलें। और आपको भी कोशिश करना है कि अगर कोई प्रश्न आपको नया मिल रहा है तो उसे 2-3 बार अभी के अभी रिवीजन कर लेना है, बाद के लिए बचा के नहीं रखना है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चंडीगढ़, भरतपुर, गुरुग्राम या गांधीनगर? तो ये गुरुग्राम में है, आपने नाम सुना होगा। पक्षी अभ्यारण्य है गुरुगांव और झांझर बोल के एक जगह है, वहाँ का जो हाईवे है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे ये पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है गुरुग्राम में, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, हम आपके बात का जवाब ज़रूर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हम इसके पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन करता है। तो असम करता है, जी हाँ करता है। झारखंड तो बगल में ही है, और सिक्किम भी करता है, पश्चिम बंगाल के ऊपर में थोड़ा सा है। तो कौन सा नहीं है? मेघालय नहीं है। तो मेघालय किसके साथ है बता दूं, मेघालय जो है वो असम से घिरा हुआ राज्य है, और नीचे की तरफ यानी दक्षिणी तरफ से इसमें बांग्लादेश भी मिलता है। ठीक है, तो मेघालय आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, मेघालय के बारे में एक चीज़ और आपको बता दो कि खासी हिल, गारो खासी हिल जो है वो मेघालय में ही मिलती है, गारो खासी हिल। और जो है मेघालय जो है ना, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जिस कारण क्या होता है, यहाँ बादल आ तो जाते हैं पर वो निकल नहीं आते हैं, और पहाड़ों से टकरा के यहाँ भारी वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है करीब करीब 12,000 mm की वर्षा एक साल में हो जाती है, 12,000 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला मानसीराम जो है वो भी मेघालय में ही स्थित है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ये देखिए क्या प्रश्न आ गया।
इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट प्रश्न और रोचक प्रश्न भी कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने गलत आंसर किया था। बहुत ज़्यादा बच्चों ने अबुल फजल आंसर किया है, लेकिन ये सही नहीं है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। क्या लिखा है? अकबरनामा। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। तो महाभारत का फारसी अनुवाद कौन करता है? अब्दुल कादरी बदौनी। बदौनी आपको याद रखना है, बदौनी जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद करता है। अबुल फजल का संबंध अकबरनामा से है। अच्छा, बदौनी जो था ये भी अकबर के ही दरबार में था, और अकबर के ही आदेश पर बदौनी जो है महाभारत का फारसी अनुवाद करता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती विस्तार वैज्ञानिक कार्यकर्ता पुरस्कार के सम्मान में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, नीति आयोग, इसरो, डीआरडीओ या आईसीएआर। तो ये बता दूं कि ये आईसीएआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और ये अवार्ड जो है 1995 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? कि कृषि क्षेत्र में जो भी अभूतपूर्व योगदान या कार्य करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईसीएआर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती विस्तार वैज्ञानिक पुरस्कार या कार्यकर्ता पुरस्कार शुरू की, वैज्ञानिक को खोज के लिए, कार्यकर्ता को सहयोग के लिए। सीधा बात है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, आईसीएआर द्वारा शुरू किया गया था। प्रीवियस ईयर में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आरटीजीएस का बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप बैंकिंग की परीक्षा दिए होंगे तो आरटीजीएस और एनईएफटी से क्लियर से वाकिफ जरूर होंगे। क्या है? आरटीजीएस के बारे में पूछा रहा, तो ये क्या है? ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। अच्छा, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? इसके लिए आपको एनईएफटी भी समझना होगा। एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कि जो एनएफटी है वो आप कम अमाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट करना पड़ता है। एनएफटी आप 1000 2000 इस तरह के रुपए में कर सकते हैं, आरटीजीएस के लिए लाख 2 लाख रुपए से शुरू होता है। अच्छा, एनईएफटी का क्या है कि एनएफटी जो है अगर आप करते हैं अभी, तो अभी का अभी पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि आरटीजीएस में क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अभी आप कीजिएगा तो साथ ही साथ पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अमाउंट बड़ा होना चाहिए। वहीं एनएफटी में अगर आप करते हैं तो आपका शाम तक या दूसरे दिन ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, बैंकिंग के एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव के मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। कौन कौन होता है इसमें पूछ रहा है, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है। तो देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना, संसद और राज्य विधानमंडल जो है, संसद और निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, देखिए कितना बताया गया है कि लोअर हाउस और अपर हाउस एकदम सही टर्म है, और राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, और यही सही जवाब होगा। मैंने पहले भी बोला था कि इनमें से कोई नहीं, बहुत ही कम प्रश्न में होता है, तो इन तीनों में से ही आपका कोई एक जवाब होगा। तो देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? लोअर हाउस और अपर हाउस और राज्य विधानसभा। ध्यान दें, राज्य विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद अगर आपका दिया रहेगा तो आपको ये नहीं करना है, विधानसभा ही होगा, क्योंकि विधान परिषद हर जगह नहीं है। 7 राज्यों में था, अब बंगाल ने तो अब हटा भी दिया है। बंगाल में बोल रहा हूँ, तेलंगाना ने हटाने की बात कही है। तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद नहीं होगा, विधानसभा होगा। ठीक है, राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, टीसीएस इस तरह के प्रश्न पूछने लगा है जिसमें सिर्फ आपको जानकारी नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट जानकारी चाहिए। संसद आप लिख देते तो संसद के अंदर भी लोकसभा राज्यसभा आता है, लेकिन ये इसे परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो ये सही टर्म है, इसलिए आपको प्रश्न को अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है और एग्जाम में सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का कभी कभी प्रयोग किया जाता है, किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। तो देखिए, कई लोगों को लगेगा पोलो, गोल्फ, क्रिकेट के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन सही जवाब तो यही है, क्रिकेट। और ये किस में यूज़ होता है? स्ट्रीट क्रिकेट में, इसलिए आप लोगों ने सुना नहीं है आज तक। तो स्ट्रीट क्रिकेट में इसका यूज होता है, एग्रीकल्चरल शॉट का। और ये क्या ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये स्ट्रीट क्रिकेट में ही यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर कोई मैच इंटरनेशनल, नेशनल, टेस्ट या वनडे आप देखेंगे तो उसमें ये नहीं सुना होगा। कौन सा रीट का एक प्रकार नहीं है पूछ रहा है? तो देखिए, परमादेश एक रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, अधिकार परीक्षा भी है, लेकिन मैग्ना कार्टा जो है
रिट नहीं है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इन सब रिट के ऊपर एक बार नज़र डालें, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। परमादेश क्या है? परमादेश है जो है आपका जो कोर्ट है वो आदेश देती है। किसे दे सकती है? राज्य सरकार को दे सकती है, या किसी अधिकारी को दे सकती है, ऑफिसर को, कि आपको ये काम करना है। कोर्ट जो है आदेश दे सकती है। आजकल बहुत ज़्यादा कोर्ट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें आपने देखे होंगे कि वो अधिकारी को अक्सर ये आदेश देते हैं कि ऐसा काम करना है, या फिर सरकार को भी आदेश दिया जाता है, राज्य सरकार को। तो परमादेश इसी के अंतर्गत आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? आपने अभी हाल ही में सुना होगा, दृश्यम फिल्म आई थी एक अजय देवगन की, जो दृश्यम 1 था, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेवस कॉर्पस के बारे में बताया गया था। इसमें होता क्या है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, और अगर ये ऐसा नहीं करते रही है पुलिस, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट लगा सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट उसके बाद ये रिट जारी करती है, तो जिसके बाद पुलिस को जो है उस बंदे को जो है सामने निकालना पड़ता है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा देखिए, ये अधिकार परीक्षा के बारे में बोला। अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा का मतलब है कि अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, या आपने किसी काम को किया है, अगर आप कोई अधिकारी हैं, तो आपने ये किस अधिकार से किया है। अधिकार परीक्षा के बारे में आपको पूछता है। क्यू वारंटो बोला जाता है इसे इंग्लिश में, क्यू वारंटो। तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि आप ये काम किस अधिकार से कर रहे हैं, या इस पोस्ट पे आप किस अधिकार से हैं, तो ये रिट है अधिकार परीक्षा। और मैग्ना कार्टा अब आप पूछेंगे कि क्या होता है, जो कि सही जवाब है इस प्रश्न का। तो मैग्ना कार्टा जो है, ये जो है एक कैरेक्टर है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, आप मान लीजिए कि बोलते हैं कि भारत का जो है शेक्सपियर कौन है, तो कालिदास है। तो शेक्सपियर क्या है? एक कैरेक्टर है। उसी तरह मैग्ना कार्टा है, अलग कैरेक्टर है। जैसे बोलते हैं भारत का बिस्मार्क कौन है, तो आपका जो है लौह पुरुष जो है भारत के बिस्मार्क माने जाते हैं। ठीक है, उसी तरह मैग्ना कार्टा भी एक कैरेक्टर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक मनोरंजक लोक कला है? देखिए, पुलिकली क्या लग रहा है? केरल। तो सही जवाब हो जाएगा केरल। तो केरल का एक मनोरंजक कला है। केरल से एक और बात आता हूँ, ये कब किया जाता है? तो ये ओणम के अवसर पर किया जाता है। और ओणम कब मनाया जाता है? तो ये फसल कटाई का त्यौहार है। तो आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। ओणम में मनाया जाता है फसल कटाई का त्यौहार। ओणम कहाँ का है? केरल का है। और उसी समय पुलिकली। देखिए, अभी हाल ही में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप याद रखेंगे। इससे आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इतनी मेहनत के बाद आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, और ये कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। ठीक है, और ये 5P5 के अंदर जाने जाते हैं। कैसे आप याद रखिएगा? देखिए, यूएसए भारत का दोस्त है, ब्रिटेन भी भारत का दोस्त है, फ्रांस भी और रूस भी। तो ये सारे भारत के दोस्त जो हैं, ये सब भारत को चाहते थे कि भारत भी एक अस्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन चीन बार बार इसमें रोक लगा दे रहा है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, यूएसए से भारत दोस्ती है, फ्रांस से, ब्रिटेन से भी है। फ्रांस से रफाले लिया हमने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी भारत के ऋषि सुनक का। रूस से तो भारत की दोस्ती सभी जानते हैं। तो यही आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और देखिए, जापान जो है, जापान छोटा देश है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं है। कनाडा भी पावरफुल नहीं है, तो कनाडा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में भी आपको काम आने वाला है, ऑप्शन एलिमिनेट करके। कौन सा मुगल शासक अपने पुत्र के कैद में रहा था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? इसके लिए हम हायरार्की देखेंगे। तो देखिए, हायरार्की जो है इनकी इस तरह की है कि पहला कौन सा था? बहु आज साओ। ठीक है, बाबर, हुमायूं। सेकंड नंबर है बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद जो था जहांगीर, फिर शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो इनमें से कौन जो है वो कैद में रहा था, पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा जो शाहजहां था, उसे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया था? अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी थी, और उसके बाद शाहजहां को कैद कर लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि शाहजहां रहेगा अगर जीवित, तो फिर से उसकी सत्ता जा सकती है। और कितने दुख की बात है कि शाहजहां को जो है आगरा के किले में ही कैद कर लिया गया था, और आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने ही बनवाया था, और उसके बाद उसे उस किले के, आगरा के ताजमहल के सामने कैद कर लिया गया था 1658 से लेकर 1666 में, और तब उनकी कैद में ही मृत्यु हो जाती है। समझ सकते हैं आप कितने साल तक, 8 साल तक उनको कैद करके रखा जाता है, उनकी मृत्यु तक उनके पुत्र द्वारा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इन बाबर का बेटा कौन था और हुमायूं का बेटा कौन था। तो इस तरह के प्रश्न तो आपको ये याद रखना, बहु आज साओ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये सीरियल भी आपको याद रखना है, इसलिए बता दिया। आपके लिए एक ट्रिक भी मिल गया, चाहे तो आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं।
1929 में भगत सिंह ने किसके के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त या अजय घोष? सही जवाब है आपके बटुकेश्वर दत्त जो थे, और ये बंगाल से थे, और इन्होंने ही 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में बम फेंका था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया। बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा है। तो बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का वेस्टर्न पार्ट में स्थित है बरमुंडा ट्रायंगल। और ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ पे होता था कि जो भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी पानी का जहाज शिप आता था, तो वो जो है इस ट्रायंगल में आने के बाद जो है वो लौट के वापस नहीं आ पाता था और वो दिशा भ्रमित हो जाता था। तो जब बाद में पता लगा गया तो पता चला कि यहाँ बरमुंडा ट्रायंगल का जो एरिया है, तो इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं जिनमें अक्सर विस्फोट होते रहता है, जिस कारण ऐसी रे निकलती है कि जो आपका कॉम्पास है वो काम करना बंद कर देता है, नाविक जो है वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और अंदर में तेज हवाएं चलती है, समुद्री लहरें चलती हैं, तेज तूफान आता है, जिसके कारण वो अक्सर किसी छोटे ज्वालामुखी के पहाड़ से इस तरह के चीज़ों से टकरा जाते हैं और वो वहीं पे फंस के रह जाते हैं और लौट नहीं पाते हैं। तो ये एक मिस्ट्री थी पहले, अब सॉल्व हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 15 अगस्त को अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन पहले 26 जनवरी को मनाने का प्रावधान किया गया था। तो वो कौन सी बैठक थी? 14 जनवरी 1937, 1935, 1929 या 1945? तो देखिए 26 जनवरी को बनाने का प्लान किया गया था, तो ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं कि ये पहले ही किया गया था, यानी 31 दिसंबर 1929 को जो बैठक हुई थी, तो उसमें यह बनाया गया था कि 26 जनवरी को जो है हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? ये जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने झंडा फहराया था, ये भी पूछा जाता था। तो जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, तो वो थे, उन्होंने झंडा भी फहराया था। और ये जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे ये जो बैठक है, अभी का जो पाकिस्तान है उसमें रावी नदी के किनारे ये कांग्रेस की बैठक हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज बैक करके देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो चुके और कुछ दिन के बाद फिर से आपको इन सबको रिवाइज करना है ताकि परीक्षा तक याद रह सके। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी वीडियो में, तब